दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जिसमें डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की बात की गई है। ये मुद्दा क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले गोवा में 3 ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिस पर पर्यावरणविदों के द्वारा चिंता जताई गई है। पर्यावरणविद समय समय पर सरकार को इस बात का आगाह करते, इस बात के लिए सचेत करते कि आप जो भी डेवलपमेंट करते हो उसका कहीं ना कहीं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, आपको वो भी देखना चाहिए। तो इस आर्टिकल में यही बातें बताई गई है कि गोवा के अंदर ईस्ट ऑफ गोवा यानी जो पूर्वी गोवा है, गोवा आपको पता है कि अलग डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे नॉर्थ गोवा अलग है, साउथ अलग है, ईस्ट अलग है और वेस्ट अलग है। तो ये बात है ईस्ट ऑफ गोवा की, जहाँ पर पश्चिमी घाट को 3 बड़े टुकड़ों में काट करके संरक्षित क्षेत्रों के भीतर 170 हेक्टेयर वन भूमि को नष्ट किया जाएगा और 37,000 पेड़ों की कटाई की जाएगी। तो पर्यावरणविदों का जो मेन चिंता का विषय है वो यही है, एक तो जो पेड़ों की कटाई है वो नहीं होनी चाहिए, दूसरी जो वन भूमि है उसको आप नष्ट मत कीजिए। इससे एक तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरा जो एनवायरनमेंट है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा वहाँ पर जो रहने वाले समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये देखना है कि वो 3 प्रोजेक्ट कौन से हैं। एक तो डबल ट्रैकिंग यानी जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर डबल ट्रैक की जाएगी। दूसरी 4 लेन का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। तीसरी बात ट्रांसमिशन लाइन यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसमिशन लाइन होती है वो वहाँ पे डेवलप की जाएगी। तो हमारे जो पर्यावरणविद है वो इसी बात को लेकर चिंता जता रहे कि आप ऐसा मत कीजिए। इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप ये मैप देखिए, ये गोवा का मैप है। इसमें गोवा के जो 2 सेंचुरी है, 2 नेशनल पार्क है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है मोल्लेम नेशनल पार्क। ये जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले नेशनल पार्क है वो ये 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है और मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पर है, गोवा में। तो आप ध्यान रखना कि गोवा के जो 2 ऐसे पार्क जो अभी इस डेवलपमेंट कार्य से प्रभावित हो रहे हैं, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोल्लेम नेशनल पार्क। एक हम इसके साथ ही देखते हैं कि नागरहोल पे भी कुछ सुधार की बात है। तो क्या है वो देखते हैं कि नागरहोल सबसे पहले कहाँ पर है, भारत के कर्नाटक के कोडागू जिले और मैसूर जिले में ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर किस सुधार की बात की जा रही है, इस नेशनल पार्क के पास में रोड गुजरती है तो वहाँ पर क्या है कि शोरगुल अधिक होता है। किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो एक ऐसा मॉनिटर किया जाएगा कि वहाँ पर शोरगुल कम हो, इस बात की मॉनिटरिंग वहाँ पर की जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है कि जीव जंतुओं के बारे में सरकार सोच रही है। हमें इसमें ये पता होना चाहिए नागरहोल कहाँ पे है। देखो ये कर्नाटक के इस क्षेत्र में है, दक्षिणी कर्नाटक में है। और यहाँ पर गोवा है जिसकी हमने बात की थी। और कल के जो आर्टिकल है, कल के आर्टिकल में बात की थी राजाजी नेशनल पार्क की। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और आज हमने 2 नेशनल पार्क की बात की है, 2 राज्यों के नेशनल पार्क की बात की है। एक तो है गोवा, गोवा में हमने किसकी बात की है, महावीर अभ्यारण्य, और दूसरा मेलम। एक है नागरहोल जो कर्नाटक। तो हमने 3 आज और कल जो क्लास थी उनमें 3 हमने नेशनल पार्क की चर्चा कर ली है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पश्चिमी घाट में विभिन्न परियोजनाओं के कारण भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं मोलम राष्ट्रीय पार्क को नुकसान पहुंचाने की संभावना जताई जा रही है। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा गोवा। और कर्नाटक में कौन सा था, नागरहोल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से लिया गया है। यह कोवैक्सीन के संदर्भ में हमने 1 जुलाई को भी इसके बारे में चर्चा की थी। उस समय हमने चर्चा इसलिए की थी कि CDSO के द्वारा इसको मानव पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है कि आप मानव पर परीक्षण कर सकते हो। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका टारगेट रखा गया है 15 अगस्त तक लॉन्च करने का। हालांकि ये बहुत ही कम समय है, लेकिन ICMR भी कह रही है कि हम कोशिश करेंगे और 15 अगस्त तक इसको लॉन्च कर देंगे। इसके बारे में जो हमें जानना चाहिए वो ये है, एक तो 1 जुलाई को भी देखा था कि CDSO के द्वारा इसको मानव पर परीक्षण करने की अनुमति दी गई थी और ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाला पहला स्वदेशी वैक्सीन है। CDSO किसके अधीन आती है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के। तो ये ध्यान रखना, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन कौन सी आती है, CDSO। इसमें एक कम इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि कोवैक्सीन क्या है। ये भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV, इन दोनों के सहयोग से ये विकसित हो रही है। सबसे पहली बात की एक निष्क्रिय वैक्सीन है। निष्क्रिय वैक्सीन का मतलब कि ये कोविड-19 वायरस के डेड पार्टिकल्स का उपयोग करके बनाई जा रही है। एक आपको पता होगा कि एक पोलियो वैक्सीन होती है, यानी बचपन में पोलियो का टीका लगाया जाता है, उसका एक कंपोनेंट होता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। उसमें यूज किया जाता है जीवित वायरस का, लेकिन इसमें यूज किसका किया जा रहा है, मृत वायरस का, डेड पार्टिकल्स का। तो ये ध्यान रखना आप, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन किसे कहते हैं और एक्टिवेटेड वैक्सीन किसको बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा,
शरीर में अगर ये टीका लगा दिया जाता तो एंटीबॉडी बन जाती है मर्त वायरस के खिलाफ, और उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो सत्य कथन पूछा है, पहला कथन देखते हैं। भारत में किसी भी टीके या दवाई का मनुष्य पर परीक्षण हेतु अनुमति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन CDSO के द्वारा दी जाती है। ठीक बात है। अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोवैक्सीन को मानव में परीक्षण की अनुमति मिली, ये भी ठीक है। इसमें सत्य कथन पूछा है, दोनों ही ठीक है। ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड है। इसमें बताया गया कि 9 सप्ताह हो गए भारत और चाइना को LAC पर स्टैंड ऑफ लिए हुए, यानी वहाँ पर डटे हुए हैं। अब इसमें हमें देखने कि भारत के पास में आगे क्या विकल्प है ताकि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति बहाल हो सके। तो उन विकल्प के हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स। सबसे पहला विकल्प, चीन को बल से हटा दे, यानी फोर्स का यूज करके चीनी जो सेना है जो भारतीय पक्ष यानी भारत की जो बाउंड्री है वहाँ पर अंदर आ चुकी है, तो उसको फोर्स से हटा दे और वहाँ पर जो उसके द्वारा जो भी ढांचा बनाया गया उसको नष्ट कर दिया जाए। देखो ये बात के सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता, अखंडता को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल ये रास्ता अगर अपनाया जाना चाहिए अगर चीनी सेना अंदर आती है या फिर वो भी कुछ पहल करती है ऐसी। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कि भारत को चला करके ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले सप्ताह 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे और दूसरे चीन के सैनिक भी घायल हुए थे, और चीन के भी सेना में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 सैनिक उनके भी हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा मार दिए गए थे। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों पक्षों का नुकसान वॉर में होगा ही होगा। अब देखते हैं अगला विकल्प। अगला विकल्प है क्विड प्रो क्यो टैक्टिक। ये आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक ऐसा डायमेंशन यूज करते हो जो डिफरेंट है तो वो एक लगता है कि हाँ ये थोड़ा मैच्योर पर्सन है। क्विड प्रो क्यो टैक्टिक क्या है? पूर्वी लद्दाख से अगर अरुणाचल प्रदेश की सीमा को हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ी है, और इस सीमा में पूरी सीमा में निगरानी करना किसी भी देश के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो यहाँ से लेकर पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक पूरी सीमा की निगरानी एकदम अच्छे तरीके से कर सके। तो मान लो कि अभी पूर्वी लद्दाख के अंदर चीन काउंटर करने की कोशिश कर रहा है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, जैसा कि गलवान घाटी में भी हुआ था। तो इस टैक्टिक के तहत क्या होता है कि हम जरूरी नहीं कि यहाँ पर अपनी सारी सेना लगा दे, हम क्या करें कि अरुणाचल प्रदेश या फिर अन्य कोई ऐसे क्षेत्र से चीन की जो भूमि है वहाँ पर अपनी सेना का भेज दे, यानी वहाँ की जो उसकी क्षेत्र है वहाँ पर अपनी सेना को जमा दे, वहाँ पर अपने कुछ ढांचा इस्टेब्लिश कर दे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी बातचीत होगी तो बातचीत में हमारे पास में एक पॉइंट रहेगा कि आप गलवान घाटी से पीछे अपनी सेना लो, तब हम अपनी सेना यहाँ से पीछे ले लेंगे। तो ये दोनों जब संतुलित हो जाएगी मामले, तब उसे कहेंगे क्विड प्रो क्यो टैक्टिक। यानी इस टैक्टिक का हमें फ़ायदा कब होता है? बातचीत के स्तर पर, कि आप हमारे क्षेत्र से पीछे जाओ, आप जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हमारे समझौते हो रखे वहाँ से आप अपनी सेना पीछे हटा लो, तब हम तत्पर यहाँ से अपनी सेना पीछे कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक जो नेगेटिव बताया जा रहा है वो ये है कि 9 सप्ताह हो गए इस स्टैंड ऑफ की कंडीशन को। 9 सप्ताह में चीन के द्वारा अपनी सेना को बहुत मजबूत स्थिति में कर लिया होगा, तो अभी ये विकल्प यूज करना थोड़ा सा कठिन है। इसमें कुछ ना कुछ वॉर की स्थिति भी बन सकती है। तीसरा विकल्प देखते हैं। इसमें कहा गया कि होल्ड द लाइन, यानी आप लाइन पर मजबूती से रहे और साथ में बातचीत का रास्ता भी ओपन रखे। तो ये वर्तमान में पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इस पॉलिसी को। इसमें हम सैन्य कमांडर के स्तर पर या फिर विदेश मंत्री के स्तर पर या डिप्लोमेटिक चैनल से हम बातचीत का रास्ता ओपन कर रखे हैं। तो होल्ड द लाइन हमें रहना है, नेगोशिएट सबसे अच्छा विकल्प है, इसे बताया जा रहा है। और चौथा है लिमिटेड वॉर। लिमिटेड वॉर का मतलब ये होता है कि हम एक छोटे से क्षेत्र में वॉर की कंडीशन है उसको लागू कर दे, या फिर अगर हमें हमारी कोई क्षेत्र हमारे कोई ज़मीन में हस्तक्षेप करता है तो हम उस पर एक लिमिटेड वॉर थोप दें। जैसे मान लो पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए था? वापस इसका जवाब देना चाहिए था एक बड़े स्तर पर। लेकिन दोस्तों इससे एक बड़ी आगे चल करके कठिनाई हो सकती है कि लिमिटेड वॉर कहीं असीमित युद्ध में ना बदल जाए। यानी ये ऐसा नहीं कि हम कोशिश करेंगे कि एक छोटे युद्ध की और वो आगे चलकर बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए, तो ये ऑप्शन भी उतना ठीक नहीं है। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है तीसरे ऑप्शन का फ़ायदा एक तो ये मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि अच्छी बनी रहेगी। तो ये विकल्प हमें पता होना चाहिए ताकि कहीं पर भी हम इसका यूज ले सकें। आज इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है उस पर आप गौर करना, क्विड प्रो क्यो टैक्टिक पर, ये एक अच्छा हमें मिला है। ये द हिंदू का एडिटोरियल पेज से लिया गया है। इसमें है लॉकडाउन और वीमेन वर्कर, यानी जो लॉकडाउन है उस स्थिति में वीमेन वर्कर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसी पर हम डीप में एनालिसिस करेंगे। देखो कुछ ऐसे तथ्य जो हमें जानने चाहिए, जैसे अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय का एक सर्वे है, उस पर आप एक आइडिया ले लो। आपको एकदम परफेक्ट तरीके से ये डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप कि ग्रामीण श्रमिकों में लॉकडाउन के बाद 71% महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी है और पुरुषों के लिए ये आंकड़ा 59% था। तो ये देखो
71% महिलाएं अपनी नौकरी खो चुकी है और पुरुषों के लिए कितना है 59%। तो महिला ऐसी है जिन पर ज़्यादा प्रभाव लॉकडाउन का पड़ा है, उन्होंने अपनी अधिक नौकरियां खोई है। तो ये डाटा है जो ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। एक है ये CMIE है, इसका डेटा भी यही बताता है कि पुरुषों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के लिए ये नौकरी की जो हानि हुई है वो अधिक बड़ी थी। अब हम दो ऐसी स्थिति देखते हैं, एक तो देखते हैं महामारी से पहले की स्थिति क्या थी, एक हम देखेंगे महामारी के बाद की स्थिति क्या है। महामारी से पहले की स्थिति भी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं थी, ये कहना है फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज़ के कुछ तथ्यों का। देखो, अगर मेंस के एग्जाम में हमें आंसर अच्छा लिखना है या फिर हमें अपने अंक अधिक लाने हैं औरों से, तो हमें कुछ ऐसे फैक्ट यूज करने होंगे। जैसे फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज़ ने कहा है कि राष्ट्रीय बल श्रम सर्वेक्षणों के अनुसार 2017-18 में वयस्क ग्रामीण महिलाओं की 1/4 संख्या श्रम बल में थी। इसका मतलब ये है कि महिलाओं में से 1/4 ऐसी महिलाएं जिनको लेबर के रूप में हम मानते हैं, बाकी जो 3/4 है उनको हम लेबर के रूप में अभी तक मान्यता ही नहीं दी हमने। तो इससे नुकसान क्या होगा, जो लेबर के रूप में जिनको मान्यता है उनको तो सभी वेतन भत्ते सही समय पर मिलेंगे, उनके लिए नियमित रोजगार रहेगा, उनको आगे सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन जैसे इशू वो उनके लिए ईजी रहेंगे। लेकिन जो श्रमिक के रूप में जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको नियमित वेतन भी नहीं मिलेगा, वो कार्य के घंटे भी उनके लिए फिक्स नहीं होंगे, आगे सोशल सिक्योरिटी भी उनको नहीं मिलेगी। तो इस सर्वे में बताया गया था कि केवल 1/4 महिलाएं हैं जिनको श्रमिक के रूप में गिना जाता है, जो कि चिंता का विषय है। और ग्रामीण महिलाओं को अगर उनको काउंट ही नहीं है वो, तो ग्रामीण महिलाओं के लिए नियमित रोजगार का संकट तो होगा ही होगा। अगर मान लो वो श्रमिक नहीं है तो वो नियमित रोजगार का संकट तो उनके लिए हमेशा बना ही रहता है। और एक तीसरी बात ये कि किसान के साथ कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेती में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो जो भुगतान की बारी आती है, उनको जो पेमेंट की बारी आती है या फिर जो GDP में काउंट होता है, तो वो सब महिलाओं का जो श्रमिक कार्य किया गया है वो काउंट कभी नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट बात, ये तो हमने बात कर ली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की। कुछ महिलाएं ऐसी जो शिक्षित है, काफ़ी है, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षित महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही है जो ऐसे अपने रोजगार को पाना चाहती है जो उनके अनुकूल हो, तो उनकी भी स्थिति यहाँ पर बताएगी कि वो भी अभी वर्तमान में बेरोजगार है। एक इम्पोर्टेंट बात कि महिलाओं को वेतन पुरुषों की मजदूरी के बराबर नहीं मिलता है, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये भी एक चिंता का विषय है। और एक लास्ट बात इसमें बताई गई कि काम के कई रूप होते हैं, जैसे खाना पकाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और अन्य आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियों में कौन कौन सी, एग्रीकल्चर और गैर जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर गतिविधि, जैसे निर्माण कार्य, ईंट भट्टों में काम। तो ये सब, इससे क्या होता है कि महिला दिन भर बहुत काम करती है लेकिन उनका आउटपुट उनको नहीं मिलता है, उनका जो अवार्ड है वो उनको नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है लॉकडाउन से पहले। लेकिन अब आप कल्पना करो लॉकडाउन के बाद कितनी बुरी स्थिति हो गई होगी महिलाओं की। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि तालाबंदी के दौरान महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार सीमित थे, यानी अब और ज़्यादा सीमित हो गए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बताया गया कि 2 अगर ऐसे सेक्टर छोड़ दे, जैसे तो वर्षा आधारित कृषि प्रचलित है, वहाँ पर तो सब कुछ मानसून पर डिपेंड है, वहाँ पर महिलाएं कम काम करती है। या फिर सिंचित कृषि क्षेत्र किन पर डिपेंड है, मशीनीकरण पर, यानी मशीनों का अधिक उपयोग होता है, तो वहाँ पर भी महिलाओं की डिपेंडेंसी कम है। लेकिन जो अन्य क्षेत्र है, जैसे मान लो सब्जियों का, ठीक है, और पशुपालन का, देखो यहाँ पर देखो, पशुपालन का, मछली पालन का, फूलों की खेती का, इन पर अधिक प्रतिकूल रूप से ये प्रभावित हुई है। कैसे, जैसे मान लो कि अगर सब्जियां उगा रही है तो सब्जियों में क्या है कि अभी वर्तमान में आपको पता है लॉकडाउन में मंदी चल रही है, तो सब्जियां खरीदने वाला भी कम है, और आगे जो महिला खेतीबाड़ी में लगी हुई है, सब्जियां उनको उगाती है, तो उनको कस्टमर नहीं मिल पाते। दूसरा पशुपालन में मान लो कि उदाहरण देते हैं डेयरी उत्पाद होगा, तो वर्तमान में दूध का प्रोडक्शन वैसे भी कहीं पर काम आ नहीं रहा है, तो इनको ये भी प्रभावित हुई है। ये तो बात हमने की एग्रीकल्चर की। दूसरी बात करते हैं अब गैर कृषि रोजगार। गैर कृषि रोजगार में क्या होता है, जैसे मान लो मकान का कार्य, निर्माण स्थल, ईंट भट्टों का काम, भोजनालयों, स्थानीय कारखानों में काम, तो ये भी बंद हो गए। बंद होने से क्या हो, ये सभी महिलाएं बेरोजगार हो गई। एक कुछ ऐसे काम है जैसे महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के, इन पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन इनमें से 90% महिलाएं तो फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन गई। इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए इनको स्वास्थ्य कार्यों में ले लिया गया है। लेकिन चिंता का विषय क्या है, इनको श्रमिक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। श्रमिक के रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होने से वो उन्हें सभी लाभ नहीं मिल पाएंगे जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में मिलते हैं, जैसे नियमित वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी, काम के घंटे फिक्स नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें श्रमिक के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर ही प्राप्त होती है। तो इस पूरे आर्टिकल में जो हमने समझा वो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एक बार पुनः देखते हैं ताकि और भी क्लियरिटी आ जाए। देखो, सबसे पहली बात हमें करना क्या है, सबसे पहली बात जो 1/4 महिलाएं हैं जो श्रमिक के रूप में जिन्हें केवल मान्यता प्राप्त है, उनको, उनके अलावा जो 3/4 महिलाएं हैं उनको सबसे पहले श्रमिक के रूप में मान्यता हमें देना है। तो पहला काम क्या है, इनको आप लेबर के रूप में मान्यता तो दो, तो श्रमिक के रूप में मान्यता देने से वो सभी सुविधाएं इनको मिल जाएगी, पहली बात।
दूसरी बात, ये दिन भर जो भी काम करती है, खाना बनाना, घरेलू काम या फिर बाहरी जो भी आर्थिक गतिविधि का काम, वो सब हमें काउंट करके इनका वेतन फिक्स करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जीडीपी में इन्होंने कितना योगदान दिया वो भी पता लग सके, और इन पर जो रोजगार और आय का संकट है जो तालाबंदी के दौरान अधिक हुआ है वो भी कम हो सके। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको भी उनके अनुकूल कोशिश की जाए कि उनको उनके अनुकूल रोजगार प्राप्त हो जाए। एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वेतन जो इक्वलिटी है वो हमें रखनी चाहिए, महिलाएं और पुरुष दोनों में वेतन बराबर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कुछ ऐसी है जो यूज हम कर सकते हैं महिलाओं से संबंधित कुछ भी आने पर। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम से संबंधित है। इसको साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट क्या है, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, और साथ में दूसरा टारगेट है कि ऐसे मानव संसाधन तैयार करना जो वैज्ञानिक शोध में करियर के विकल्प के रूप में चयन कर सके, यानी सभी अपने अपने करियर को एक अलग दिशा में लेकर जाते हैं, तो हमें ऐसे मानव संसाधन तैयार करना एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के तहत जो वैज्ञानिक शोध को ही अपना करियर के विकल्प के रूप में चयन करे। इसके कुछ कंपोनेंट है वो आप हल्का सा ध्यान में रखना, डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहला कंपोनेंट है सम्मोहन और दूसरा है अभ्यास। सम्मोहन में 2 है संयोजिका संगोष्ठी, और अभ्यास में 2 है कार्यशाला और वृत्तिका। तो सम्मोहन और अभ्यास ये 2 इसके कंपोनेंट है, बस हल्का सा ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। ठीक बात है। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना एवं ऐसे मानव संसाधन तैयार करना जो वैज्ञानिक शोध करियर के विकल्प के रूप में चयन कर सके। ठीक है, ये भी हमने देखा था, सत्य कथन दोनों ही है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।